इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास हो। कांग्रेस बांट रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके भी नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है, इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। तो नारे पर फूट है, एनडीए में क्या टूट है। महायुति के बीच बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आखिरकार कैसे बनेगी एक राय, या फिर जानबूझकर किसी प्लानिंग के तहत बीजेपी जहां एक तरफ इस नारे को गढ़ रही है, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, वहीं अजीत पवार सहयोगी महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नारे से दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो अजीत पवार ने पीएम मोदी की कल की हुई मुंबई की रैली से भी अपनी दूरी बना ली थी। जैसा दिख रहा है, क्या वाकई वैसा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और सियासत चल रही है? एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं और बयानों के संग्राम के भीतर सियासी तूफान भी खड़ा हो रहा है। बीजेपी के बड़े नेता अजीत पवार के बयान के बाद यह कहते हैं कि यह नारा बटेंगे तो कटेंगे कहीं से गलत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं से या विचारधाराओं के साथ रहे जो हिंदू विरोधी, जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता। उन्हें जनता के मूड समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लोग या तो जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं अजीत पवार को, कह रहे हैं कि जनता के मूड को समझने में वक्त लगेगा इनको। अब जनता के मूड को समझने में वक्त लगेगा, यह नारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अजीत पवार जो अपना बयान देते हैं उस पर गौर फरमाएं। हमें ये बटेंगे कटेंगे पसंद नहीं है, ऐसे नारे यहां महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इसका विरोध व्यक्त किया है। मुझे नहीं पता देवेंद्र फडणवीस ने इस पर क्या कहा। यह नारा यूपी झारखंड में चलता होगा या नहीं चलेगा, यानी कि बटती हुई दिखाई दे रही है एनडीए। और इससे पहले भी हमने आपको पंकजा मुंडे, अजीत पवार, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनके बयान हमने आपको दिखाए थे, फिर भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको दिखा रहे हैं और समझेंगे कि ये बात सिर्फ बटेंगे कटेंगे की हो रही है, महंगाई बेरोजगारी की नहीं हो रही है। क्या देश के मुद्दे एक नारे के इर्द गिर्द ही रह गए हैं और सारे मुद्दे गौण हो गए हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कुछ बयान और फिर उसके बाद बात कुछ और आंकड़ों की भी। स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये
उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। के ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला है, अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला हो के उनको, अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना, लेकिन खाली आरोप है। अभी राजीव गांधी के ऊपर भी बोफोर्स के आरोप थे। अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं, तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे, इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हाँ, इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया, तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है, हम शिवसेना का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है, इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। देखो, बटेंगे कटेंगे का नारा मेरा नारा लेके मैं ये विधानसभा में नहीं चलता है। मेरा संबंध ही ऐसा है ना, सम धर्म संभव का संबंध। तो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। शकीर अली साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैन साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, मिल रही है आपकी आवाज। जी, बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, पूरे देश में इस वक्त सिर्फ यही चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन बटेंगे कटेंगे में आपके अपने ही बट गए। अजीत पवार जो कह रहे हैं वो सुना है ना आपने? जी 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 चावला। दरअसल देखिए चावला जी, अजीत पवार जी के साथ साथ अभी आप देवेंद्र फडणवीस जी का भी बयान आपसे सुनाया, क्योंकि आपने उनसे भी प्रतिक्रिया ली। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें क्षणिक होती, और किसी सवाल पे जवाब अजीत पवार जी का इस तरीके का हो सकता है, लेकिन ना तो हमको छोड़ करके जा रहे हैं और ना हमारी विचारधारा से कहीं अलग है आज की डेट। अच्छा, उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा मेल खाती है। चावला जी, आज की डेट में, आज की डेट की बात हो रही है। अच्छा, आज की डेट की बात हो, ठीक, बिल्कुल। आज और की ये डेट तो हमारे साथ की है। विचारधारा जो, वो तो आप ही का चेहरा है ना। जो हमने आपसे बताया चावला जी, क्षणिक रूप से कहीं ना कहीं ये अपनी पुरानी विचारधारा पे भी चले जाते हैं। अच्छा, पुरानी विचारधारा, लेकिन वो आज हमारे साथ है और हमारी विचारधारा के कुल साथ मिलाकर साथ मैं आपकी बात मानूं और समझूं, वो आपके रंग में रंग नहीं पाए, ये कह रहे हैं आप? तो रंग दिया जाएगा। अच्छा, धीरे-धीरे रंग जाएंगे। ठीक है,
किस धीरे धीरे रंग दिए जाएंगे। मलिन देवड़ा कह रहे हैं कि ऐसा नारा यहां नहीं चलेगा, इस तरह की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं कि ये नकारात्मक नारा है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस नारे का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, पंकजा मुंडे खुलकर वो तो आप ही की पार्टी का है, पंकजा मुंडे आप ही पार्टी का है। देखिए चावला जी, हर एक राजनीतिक दल के साथ साथ व्यक्ति की स्वयं की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। जैसे कि, और इस महत्वाकांक्षा को आप पहले भी तमाम सारी पार्टियों में देख चुके हैं। जब आदरणीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, तो इसीलिए अलग हुए थे क्योंकि उनकी अलग महत्वाकांक्षा थी। नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कैश करने के लिए तो आपने सबसे बड़ा बंगला तक खुलवा दिया था। नहीं, हमने दिया था हमने कुछ लिया नहीं था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपने तो दिया था ना जी, लिया नहीं था हमने कुछ। तो देखिए, ये तमाम सारी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। नहीं तो यहाँ किसकी महत्वाकांक्षा? ना जैन साहब, किसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किसकी? नहीं, जिनकी आपने बताया कि भाई चाहे अजीत पवार वो कह रहे हैं भाई इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, या और लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, अजीत पवार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या होगी? देखिए, जो लोग जिस विचारधारा के साथ में बंधे रहे, वो अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पब्लिक का एक वोट बैंक उनके साथ है, तो उनकी विचारधारा के साथ। नहीं, किस भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। नहीं, जैन साहब, आप किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं जिसको अजीत पवार की चिंता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी रणनीति है, अपनी विचारधारा, उसके साथ काम करती है। और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पे माननीय योगी जी ने यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2022 में एक राजनीतिक मिसाल बिछाई और हमने सफलता हासिल की, उसका श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रीय नेतृत्व को जाता है। नहीं जैन साहब, अगर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो कौन सा वोट बैंक है? नहीं, उनको ये लगता है ना। नहीं, उनको लगता है। किनको? जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं किसी एक विचार का। हाँ। और एक चीज है कि वो नहीं, तो वो समर्थन क्यों नहीं कर रहे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा, मैं इसका ही जवाब देना चाहता हूँ। दरअसल वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो मुझे समझाइए जी। बटेंगे, कटेंगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये दो नारे आपने दिए। बिल्कुल, इन दोनों नारों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, यही तो उनको समझाना है। यही समझाना है। तो फिर आप तो सेफ रहेंगे। अजीत पवार को नहीं समझा पाए, कैसे समझाएं? नहीं समझा पाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ। हम उनको समझा लेंगे। और आपने एक सवाल किया, दही रंग में, तो रंग में रंग जाएंगे। रंग में और कुछ नहीं रंगना है। जब हमारी तो बात को समझ जाएंगे जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि तुम्हें मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारना, वैसे ही रंगोगे? नहीं, देखिए, बात मुसलमान हिंदू की नहीं है। वो तो कर रहे हैं। कोई भी एक थप्पड़ मारे, हाँ, कोई भी एक थप्पड़ मारे, उसको 10 थप्पड़ मारना चाहिए। नहीं मारेंगे तो जिस प्रकार से चाणक्य कहते थे कि जंगल में मंगलसूत्र काटे जाते हैं, मंगलसूत्र छीनकर किसको दे देंगे? देश के प्रधानमंत्री ने कहा मंगलसूत्र छीनकर दे देंगे। किसको दे देंगे? कांग्रेस ही दे देंगे। किसको देंगे? देखिए, वो जो बयान आए, कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। किसकी? और तमाम जगह पे तमाम सारी बातें कही गई। हाँ। अगर पुरानी बातों पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। और ठीक है, पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हुआ नहीं है। अगर बटेगी कटेगी की बात आप कर रहे हैं, जब देश बटा तो हिंदू कटे, जब हम बटे तब हम कटे, तब कब नहीं कटे। और वही हो रहा है, अभी वही हो रहा है। तो यानी दिखाई दे रहा है जैन साहब, यानी हिंदू तो पश्चिम में कौन दिखाई दे रहा है? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। कर रहा है। आप हिंदू मुसलमानी तो कर रहे हो ना? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो आप कह रहे हो तो सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो जातियों में बांट रहे हैं, जो कह रहे हैं कि
एक ये मिनट, ड्रामा है, एक मिनट, ये वर्मा है, ये यादव है, यानी आप इस कि तरीके एक से बात मिनट, करें, अभी आप जान उसके साहब खिलाफ। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। शाकिर अली जी, ये कह रहे हैं आप जातियों में बांट रहे हो, हम उन्हें बंटने नहीं देना चाह रहे, इसलिए कह रहे हैं बटो मत कटो मत। बात इतनी सी है। सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक देव की जयंती पे संपूर्ण विश्व में रह रहे अपने सिख भाइयों को बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं देता हूं। जी, और ये कटोगे बटोगे तो इनका चलता रहेगा, इनकी तो यही बुनियादी बात है। इसके अलावा कुछ आप देखिए, पिछले 10 मिनट से आपने इनसे बात की, लेकिन मतलब सारी बातें हास्यास्पद हो रही थी। ये कह कुछ रहे थे, समझ कुछ रहे थे, बोल कुछ रहे थे। जैन साहब अच्छे इंसान है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि जिस पार्टी में बैठे हैं वहां उल्टी सीधी बातें करनी है। तो नहीं समझ वो सब रहे थे, वो हाँ, वो कह नहीं पा रहे थे। देखिए हर बात कह गए, लेकिन वो फंसते गए, निकलते गए। मतलब होता है ना कि चूहा और बिल्ली वाला खेल वो खेल रहे थे। इन्होंने बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम चूहा बिल्ली का खेल नहीं खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो स्पष्ट देश को आजादी दिलाने वाले लोग हैं, हम स्पष्ट बात करते हैं। हमने अंग्रेजों को मारा तो मारा, दुश्मन को मारा, हम भाइयों को नहीं मारते हैं। हम भाइयों के बीच मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वही कांग्रेस थी जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खत्म कर दो, आप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, तो कांग्रेस को नहीं कहा गया था। हाँ। कांग्रेस एक मिशन के तहत आई थी। नहीं, मैं उस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ जब मूवमेंट पूरा हुआ। खैर, मैं उस विषय पर अब ये बटेंगे कटेंगे, वो कह रहे हैं आप जातियों की सियासत कर रहे हैं। खत्म महात्मा गांधी जी को किया गया था, जो जिनके ये अनुयायी हैं। उन्होंने महात्मा गांधी, जिनको हम बापू कहते हैं, G20 में जो 20 देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आके जहां नमन किया, उन बापू के अनुयायी हम लोग हैं। और ये किनके अनुयायी इनको पता होगा। हालांकि इन्होंने खुलेआम देखिए अपने नेता के बात को पूरी करते हुए, बड़ी करते हुए धमकी भी दी अभी कि उन्हें भी रंग दिया जाएगा। ये जो नारंगी है ना, ये अपने आप में बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये सिर्फ रंगने की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, महिलाओं के बेइज्जती की बात करते हैं। इनके पास कोई अच्छी बात, आप 10 मिनट में आप खुद देखिए ना, आप रिवाइंड करके बाद में डिबेट सुनिएगा। 10-15 मिनट में इन्होंने कोई काम की बात ही नहीं की, एक भी पॉजिटिव बात नहीं की। और इनको तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि 27 की तैयारी इनको दिखाया जा रहा बाई इलेक्शन में। थोड़ा सा वो भूल गया कि अभी 25 में भी एक इनको झांकी बड़ा सा दिखाना है बिहार के चुनाव में। ये हर जगह, अभी झारखंड में इन्होंने बहुत कोशिश की SC/ST की लड़ाई करवा दे, वहां भी जात पात करा दे, बिल्कुल नहीं हो सका। महाराष्ट्र के लोग ने तो खुलेआम इनके पार्टनर्स ने नकार दिया कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ ऐसा नहीं आपसी चलेगा। लड़ाई का फायदा होगा कांग्रेस को। ये लड़ाई नहीं है, ये तो उनका रंग खुल के सामने आ गया ना। ये लड़ाई नहीं है, किसी मजबूरी के तहत वो लोग इनके साथ गए थे, लेकिन विचार नहीं मिलता। इन्होंने साफ कहा, जैसे मजबूरी विचार मतलब हमसे नहीं मिलता है। इन्होंने अभी आपसे कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, इन्होंने खुद कहा हाँ। कि वो अपने पुरानी सोच में चले जाते हैं, इंसानियत की बात करने लगते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की, अखंडता की। आपका दिल, ओके। भाई को भाई से तो अलग अच्छा, करने ये की अजीत बात पवार करो। को खरीदा था इन्होंने कि नहीं खरीदा था? एक मिनट जान साहब, नारंगी और केसरिया से दिक्कत है कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, केसरिया इनको किसी के बात केसरिया का से नहीं है, दिक्कत है। केसरिया क्रांति का प्रतीक इन्होंने है। तो योगी जी केसरिया की बात आप ना करें, पोशाक मजदूरों के में वंशज चढ़ा हैं दिया। आप लोग और वही का हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर कर रहे हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे वही तो बोलेंगे ये। आपको अरे केसरिया आपने कहा ना, केसरिया वाले बहुत खतरनाक होते हैं। आपने कहा अभी, नारंगी है, नारंगी। केसरिया बहुत खतरनाक है। आप नारंगी क्या खतरनाक है? एक मिनट जान साहब, सबको साथ अली में साहब का लेकर और रहेगा, अली साहब का। अली साहब, ये एकाएक अजीत पवार को लेकर आपका दिल धड़कने लगा। कल तक तो आपने कहा था ये बिकाऊ है, सत्ता के भूखे हैं। नहीं, आप लोगों ने कहा था ना ये सत्ता के भूखे हैं। बीजेपी इतिहास गवाह है, कई हाँ। प्रदेशों का नाम गोवा से लेके कई प्रदेशों में देखिए, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, चोरी करके अपने मालिक से पैसा लेते हैं, किसी को खरीद लेते हैं। तो खरीद हाँ, तो मतलब खरीदेगा तो बिकाऊ हुए ना, जैसे आपके मुताबिक अजीत पवार बिकाऊ है। खरीदार हैं, ये आपस में वो जाने, लेकिन उनकी सोच और मानसिकता जो उनके पूर्वजों ने दी थी, वो खुल के कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। इंसानियत की बात तो अजीत पवार के लिए आज भी दरवाजे खुले हैं। इन्होंने कहा ना कि महत्वाकांक्षा के तहत वो आए थे, ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये सच कह रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात इन्हें पता है ना, डील ये करते हैं, हम डील नहीं करते हैं। तो डील हुई थी, की बात करते हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की डील हुई थी बीजेपी के साथ। जी, दोनों की डील हुई थी, एकनाथ शिंदे की भी और अजीत पवार की। ये तो बेहतर तरीके से जैन साहब भी बताएंगे ना। आप भी बता दीजिए सर, मैं आपकी बात मान लूंगा। उनके साथ जो डील हुई वो थोड़ा ना बताएंगे, वो तो आप बताएंगे ना। जो हमारे साथ जो व्यापारी थे, टाटा साहब चले गए, वो देश हित में काम करते थे। महिंद्रा, बिरला,
गॉड रजिए देश हित के लिए। इनके पास जो व्यापारी है कभी भी कुछ बेच सकते हैं। अली साहब, आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा इनकी डील हुई थी अजीत पवार के साथ? नहीं, अडानी और अंबानी इनके नहीं है क्या? बात कहाँ, सच तो बता रहे हैं। नहीं, अडानी और अंबानी की माला जब कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं अजीत पवार का सवाल था ना, आप सवाल क्यों गोल कर रहे हैं? अजीत पवार को खरीदा इन्होंने? अजीत पवार को इन्होंने खरीदा, ये यही बता सकते हैं ना। सर, आपको संदेह नहीं है वो बिना खरीदे और बिकाऊ? आपने कहा डील हुई है। देखिए, हम ना हत्यारों के वंशज हैं, हम ना मुखबिरों के वंशज हैं, ना हम देश को बेचने वाले हैं। अरे साहब, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। अभी आप जैन साहब को कह रहे थे, आप घुमा रहे हैं, अब आप घुमा रहे हैं सर। हम जात पात करने वाले लोग नहीं, हम देश बनाने वाले लोग हैं। जात पात नहीं? बिल्कुल नहीं। वो तो मंच पे पूछ रहे हैं, वो जाति का जनगणना करवाओ, इनसे पूछो इनकी जात क्या है। जनगणना कराना, आप तो अधिकारियों की बैठक में पूछते, तुम्हारी जात क्या, अधिकारी को पूछते हो। एक हमारे दलित भाई बहन को जानकारी के साथ उनका उत्थान करना, उनको प्रमोट करना जानकारी के बाद कि ये दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, हाँ? उनको प्रमोट करने तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड में भी आपको चाहिए, और जो है कि आपको जात से बांट दें और किसी भाई पूजा के छू लेने से मैं मनीष जी के पास अभी रुकिए। मनीष, एक मिनट। अली साहब, आज किसी चैनल पे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो उन्होंने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, वो बीजेपी समर्थित जर्नलिस्ट थे, गोदी मीडिया टाइप के थे। मैंने कहा, आप चाहते हैं कि आज भी शेड्यूल कास्ट के नाम पे आपसे लोग नफरत करें, आपके हाथ से छुआ हुआ ग्लास से कोई पानी ना पिए? तो वो शांत हो गए। तो मैं वही बता रहा हूँ, जातीय जनगणना करके अली साहब, कौन किस मीडिया से है? अली साहब, एक मिनट रुकिए। कौन किस मीडिया से है, कौन किसकी गोद में बैठा है, वो मेरा विषय नहीं है, ठीक? नहीं, वो मैं दूसरे मिजाज का हूँ। अली साहब, मैं दूसरे मिजाज का हूँ। एक मिनट, तराजू यहाँ सबके लिए बराबर है, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, रुक जाइए एक। पूजा जी, ये आप लोगों को भविष्यवाणी कहां से हुई कि भाई ये उपचुनाव के, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो है यूपी में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? अखिलेश जी बता रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे केजरीवाल जी बाहर आए थे और कहा था कि ये योगी जी हैं चुनाव के नतीजों के बाद, बिल्कुल। लेकिन वहां तो मामला कुछ और ही बढ़ गया। हर स्टार कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा डिमांड योगी की, और हर मंच पर योगी जी एक नारा बोल रहे हैं, और उस पर आप एक नए नारे कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे बढ़िया वाला निकालो नारा, और धुन वही होनी चाहिए। ये समझ में नहीं आया पूजा जी। चावला जी, पहले तो आपको नमस्कार, और साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए चावला जी, आप मेरा कुछ नहीं दे रही है? बोलिए बोलिए पूजा जी। जी, आपने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से क्या होने वाला है, तो भी बात होगी। तो देखिए, आपको भी ध्यान होगा कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे चुनाव को लीड किए थे, लग रहा था ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर अखिल सिंह कटरेन बन गए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। उसके बाद में फिर अभी जब बाई इलेक्शन से पहले भी जब 2024 का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद भी इनके यहाँ पे दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक भागदौड़ चल रही थी। क्यों चल रही थी? संगठन और मुख्यमंत्री जी ने लगातार खींचतान चल रही थी, इनके बीच में सामंजस्य नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश में तेज हो रहे हैं। और जब यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है, एक गुजराती फैक्ट की बात है, एक गुजराती नहीं चाहता कि उसका प्रभार दूसरा कोई आए के लिए, चाहता है कि दूसरा गुजराती ही ले, तो नहीं चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उसका जो फेलियर है उसको लेकर के आएंगे। वो भाजपा की नीति रही है। वो जब देखते हैं कि ये व्यक्ति फेल होता चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियसली फेल हो रहे हैं, तो फेल होते चले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भाजपा उनको हटा करके दूसरे मुख्यमंत्री लेकर के आए। बिल्कुल वो नहीं चाहती कि उनका पद भी इतना पहुंचे कि वो वहां पे जाकर के कम्पीट कर रहे हो। तो सामने में गुजराती है तो गुजराती ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, भाजपा की ये रणनीति है। और उत्तर प्रदेश में हमें जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर पूरी तरीके से फेल है। वो भले दूसरे प्रदेशों में जाकर के कोई भी बटेंगे कटेंगे का नारा देते, आपको पता होगा कि अभ्यर्थियों को भी बटेंगे कटेंगे का नारा बनाया हुआ है, जो अभ्यर्थी अभी आज कर रहे हैं। 2017 से 2024 गुजर गया, गुजरने कोई है जी। आप लोगों ने कम से कम 500 बार ये भविष्यवाणी की कि योगी जी हट रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, एक बार भी सही साबित नहीं हुई। नहीं, हमने 500 बार नहीं भविष्यवाणी की, 2024 में हमने कहा कि माननीय। अच्छा, इससे कभी नहीं बोला था? नहीं, अच्छा ठीक है, बन जाते 2 मिनट में आप लोग, कोई बात नहीं, प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए, आपने अभी बोला ना कि कटेंगे कटेंगे की नारा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने पीएचडी के छात्र जो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी नारा बनाया था, बटेंगे कटेंगे को लेकर के बनाया था कि बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, और वो अभी भी आंदोलनरत है। आज 5वां दिन है, और अगर आप जाकर के देखेंगे तो किसान भी सड़कों पर है, वो लाइन लगा करके भी फुलपुर स्टॉप में बैठे होंगे।
और उनको डीएपी नहीं मिलने वाली है। हाँ। खाद नहीं मिलने वाली है, ट्रक आएगी, कालाबाजारी होगी, दूसरे ट्रक में चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपके मुताबिक फेलियर है, एक मिनट, तो पूजा जी ये कैसे संभव हुआ कि कोई व्यक्ति अगर फेलियर है तो उसका जहां प्रचार होता है वहां सबसे ज्यादा डिमांड उस व्यक्ति की होती है? ऐसा क्यों? फिर मैं गलत तो नहीं कह रहा? नफरत फैला लेते हैं ना, नफरत अच्छा फैला लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर एक बड़ी काबिलियत वाली चीज है, ना काबिलियत वाली चीज होता नहीं, पॉपुलर होना, अनपॉपुलर होना। तो कुछ लोगों अच्छा, ये लोग नफरत फैलाते हैं इसलिए डिमांड है इनकी? हाँ बिल्कुल, नफरत फैलाने का इस्तेमाल कर रही है भाषा उनका। तो कह रहे हैं कि इसी एक नफरत वाले नारे ने पूरा हरियाणा का चुनाव बदल दिया था, और आप कह रहे हो कि ये फेलियर है? नहीं, ये फैक्ट तो नहीं है, ये फेलियर है। ये तो फिर जनता ने वोट क्यों डाला? है कि जाकर के दूसरे जनता ने पूजा जी वोट क्यों डाला? जीते वो कांग्रेस से आंतरिक कुछ जो रहे हैं, जो नहीं, वो आपकी बात ठीक है, जहां कुल्हाड़ी थी वहां जाके उन्होंने पैर मारा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेसियों ने जाके कुल्हाड़ी ढूंढी और फिर उसके ऊपर पैर मारा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन ये बताइए कि आखिरकार उसी नारे के इर्द गिर्द आप लोग भी तो अपने नारे गढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैं क्या मानूं? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो नारा नहीं दिया। उन्होंने पोस्टर लग रहे हैं आपके कार्यालय के बाहर, छात्रों की बात की है, किसानों की बात की हुई है, उन्होंने महिलाओं की बात की हुई है। ओके, मनीष गुप्ता जी, क्या वाकई एनडीए बढ़ गया है इस नारे पर, या फिर ये नारा इतना हिट हो गया कि भैया पूरा देश इस नारे के पीछे दौड़ रहा है? क्या है कहानी, जरा सियासी से समझाइए मनीष जी। तिलक भाई, ये बात बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर मैं पूजा मिश्रा जी से या शाकिर अली से पूछूंगा कि क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी 370 को वापस लाने का बयान चाहती है, तो ये कहेंगे नहीं। खड़गे साहब ने अभी कहा है नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन ये आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है। इसका मतलब है कि गठबंधन के हर एक दल को अपनी बात आजादी से कहने का हक है। कुछ विचार मिलते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उस पर डिसीजन होते हैं। तो जैसे उद्धव ठाकरे, अजीत पवार अगर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारा या नहीं चलेगा, तो ये उनकी रणनीति है। हमें समझना पड़ेगा कि अजीत पवार जिस पार्टी को लेके आए हैं उस पार्टी में मुसलमानों के मेजोरिटी वोट मिलते रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक, उन्हें लगता है कि अगर मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिले तो मैं शिवसेना या भाजपा जैसा ही हो जाऊंगा और मैं इफेक्टिव नहीं रहूंगा। तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, गठबंधन में अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए इस तरीके से माहौल बना रहे हैं कि यानी अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए वो ये बात कह रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि ताकि ये रहे कि जो जितना मुस्लिम वोट इधर आएगा उतना पूरे जो महायुति गठबंधन उसका लाभ है कि उतना वोट। लेकिन मनीष जी, क्या ये इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि केसी जैन साहब कह रहे हैं कि हम उन्हें अपने रंग में रंग लेंगे। तो वो और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर, अगर मैं थोड़ा बहुत अध्ययन, क्योंकि मैं आपकी तरह इतना बुद्धिजीवी नहीं हूं, 288 विधानसभा की सीटों पर लगभग 420 के आसपास मुस्लिम उम्मीदवार हैं और 12% जो है मुस्लिम मतदाता है, और उसमें ओवैसी साहब अपनी हिस्सेदारी समझते हैं। तो ये खेल इतना आसान भी तो नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं खेल आसान नहीं है, खेल डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन जो प्रयास होगा वही सफल होगा। जितना हुआ उतना बेहतर, भाई जितना हुआ उतना बेहतर। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी आपके मानो समाजवादी पार्टी के नेता भी एक बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी ग्राह की राजनीति करती है और हम नहीं करते जी। हाँ। अच्छा जी, अभी कह रहे ये एक गुजराती प्रधानमंत्री बनाए, दूसरा बनेगा। मैं ये कहता हूं समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे घटिया बयान है ये। आप समझिए, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्तर के फिर नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सब यूपी के थे। पूरे देश को आपत्ति नहीं थी, एक गुजरात का बन गया, आपको दिक्कत हो रही है। इसे कहते हैं घृणा की राजनीति। ये नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही नहीं, इस नारे ने क्या पूरा चुनाव बदल दिया है? मेरे ख्याल से सारे मुद्दे निश्चित रूप से ध्रुवीकरण की बात की है। आप देखिए, कांग्रेस भी एक नारा लाई, संविधान बचाओ। ये एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रही है कि हम एमएसपी देंगे? इसलिए नहीं कर रही कि वहां चल नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि अभी मोदी के नाम पे
ये पर्ची फाड़ दो कि संविधान। शाकिर अली साहब कुछ कहना चाह रहे, शाकिर अली साहब, मनीष जी का प्लीज फ्रेम फ्रीज है उसको सही करिए। शाकिर अली साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये एमएसपी की बात इन्होंने कहा कांग्रेस नहीं कर रही है, एमएसपी की बात कर रही है कांग्रेस। झारखंड में देखिए आप मैनिफेस्टो देखिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं इस नारे से दिक्कत क्या आपको? मनीष जी कह रहे हैं इन्होंने जो बात कही कि गुजरात से किसी को नफरत नहीं, ना गुजरातियों से नफरत है। बापू गुजरात के ही थे, लेकिन बापू के चरण के धूल जैसे लोग भी अगर नहीं होंगे तो फिर उन्हें कैसे एक्सेप्ट किया जाए? हमारा देश मोहब्बत और ताना बाना को साथ लेके चलने वाला है। ये जो गुजराती आए ये दंगा और फसाद करा के आए हैं। इन्होंने दंगा करा करके ही वहां की सीट ली थी, वहां की चेयर ली थी मुख्यमंत्री की। अब क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश में? आप देखिए गवर्नर गुजरात के, वहां आपके एमपी जो हार चुके हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन किसी तरह इन प्रकार वो जीत गए बनारस से, वो गुजरात के। नहीं, मनीष जी कह रहे हैं इस नारे से दिक्कत क्या है आपको? यही कह रहे हो ना मनीष जी? कुल मिलाकर मनीष जी ने खुद तो कहा, मनीष जी ने खुद अपने बात का जवाब दे दिया। मनीष जी का ऑडियो प्लीज। क्यों है जैन साहब कह रहे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मनीष जी ने कहा कि मनीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ परफेक्ट आ रही है जी। मनीष जी आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, प्लीज को ठीक करिए। मनीष जी ने अपने बात का जवाब खुद दे दिया अपने बातचीत के दौरान। हाँ। क्योंकि जब आदमी गलत बोलता है ना तो वो भूल जाता है और फिर सच्चाई सामने खुल के आ जाती है। उन्होंने जब कहा कि अजीत पवार जी साध रहे हैं मुसलमान वोटर्स को और जैन साहब कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते, तो दोनों आपस में एक दूसरे का जवाब मिल नहीं। अपने कैंडिडेट 5-5 उन्होंने उतारे, एकनाथ शिंदे जी ने शायद 2 कैंडिडेट उतारे मुस्लिम कैंडिडेट, तो वो भी तो अपने वोट बैंक को देखेंगे ना। वही तो बात कह रहे हैं मनीष जी, यही कह रहे थे ना मनीष जी? बिल्कुल। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हाँ देखिए अभी ये कह रहे थे शरद पवार बिकाऊ है, तो उद्धव ठाकरे क्या है? ना उद्धव ठाकरे बिकाऊ नहीं है। अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, तो बात ही नहीं आई है। अभी योगी जी ने एक बात पूछी थी कि खड़गे साहब ने ये क्यों नहीं बताया कि उनका घर किसने चलाया, उनके परिवार के लोगों की हत्या किसने की? अरे ये देश में जब लोग एक नहीं हुए वो कटे हैं। और एकता की बात करने में आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, आपको कुछ तकलीफ हो रही है। बोलिए टूडा जी क्या कहना चाह रहे हैं? शांत हो, भाजपा के प्रवक्ता लग रहे हैं आप शायद। राजनीतिक विश्लेषक से डॉक्टर चलाना थोड़ा सा लाजमी नहीं लगता है। ये बिल्कुल दूसरे की तरफ बात करना है, जो सही लगता है बोले वो ठीक है। पर ये कहना है कि मैडम आप उसको तर्कों से काटिए ना, वो राजनीतिक विश्लेषक है या कौन है, आप उस बात पे छोड़िए ना। वो अपने तर्क रख रहे हैं, आप अपने तर्क रखिए। आप तुरंत एक सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। मैं तर्क पे ही आ रही हूँ कि जब तक कटेंगे। आप बताइए जो है 1990 में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपको भी पता है। जब मोहन वाजपेयी जी गवर्नर थे कश्मीर में, क्यों नहीं संभाल लिया इन्होंने कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन? तब क्यों नहीं देख लिया? आपको भी पता होगा कि जो है जब ब्रिटिश इंडिया थी तब हिंदू महासभा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ में गठबंधन किया था। एक मिनट। ये बात समझ में नहीं आ रही केसी जैन साहब। बटेंगे कटेंगे रोज इस मुद्दे पर हैं, और शाम को जो है बिल्कुल एंकर्स के हैं वो होता है ना भैया ठीक है 4 मेहमान बनाओ और आपस में फिर वो लड़वाने टाइप का। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये चुनाव हो रहा है बटेंगे कटेंगे या फिर ये धर्म युद्ध हो रहा है? लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, मुद्दे कहां है इसमें? देखिए चावला जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस हर एक चुनाव में कौन से मुद्दे लेके आ रही। 2014 में जब से कांग्रेस की सरकार गई है और उसके बाद में नोटबंदी भी आई, उसको भी इन्होंने लगातार मुद्दा बनाया। इन्होंने और कई सारे मुद्दे बनाए। तो अभी इन्होंने कहा कि भाई संविधान, नोटबंदी की कामयाबी नहीं मनाते सर आप? नहीं, ये कहते हैं संविधान खतरे में। मेरी बात सुन लीजिए, ये कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान चलाएंगे। अरे संविधान कौन सा खतरे में आ गया? 2014 के बाद से 2014-2019 भी हम जीते, अभी हम फिर जीते उसके बाद में चुनाव। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए। मैंने सीधा सवाल पूछा, ये मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? भटक रहे हैं ना अनिल साहब एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। जैन साहब, मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मेरा सीधा सवाल ये था। हाँ, ये समझ नहीं पा चावला जी, हम मुद्दों पर ही हैं। इनका तो मुद्दा हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, 2017 में भी रखा, 2022 में जनता के सामने क्या ये मुद्दों पर चुनाव हो रहा है?
जनता बिल्कुल बिल्कुल देखिए। अच्छा, हमने ये जनता लैंड के जिहाद, बीच में अपना लव रिपोर्ट जिहाद, कार्ड थूक रखा। जिहाद, मंगलसूत्र, बटेंगे देखिए- कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये सब मुद्दों पर हो रहा है। कुंभ में और ये क्या हो रहा है, संविधान खतरे में है। ये क्या हो रहा है कि आपका अधिकार छीन लेंगे मोदी जी। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, संविधान खत्म हो मुझे एक जाएगा। बात बताइए ये कौन कर रहा है? जैन साहब, एक मिनट रुकिए ना, ये कौन कर एक रहा है? मिनट रुकिए सर, एक रुकेंगे नहीं ना, तोता है ना, रथ क्या है? प्लीज व्यक्तिगत अरे नहीं आप सर। विद्वान व्यक्ति हैं, आप बहुत विद्वान विद्वान व्यक्ति तो हैं। है। 84 के दंगे, 84 के दंगे के बारे में बता दीजिए, कितने बड़े विद्वान है। इंदिरा जी के बारे में बता दीजिए जो आपातकाल लगाया था। वो देश के दुश्मन जिन्होंने संविधान को ताक पे रखे सत्ता में बने रहने के लिए 2.5 साल तक आपने जाने कितने पत्रकारों को जेल में डाल दिया। बता दीजिए ना, इंदिरा गांधी जी क्या थी? जेल से निकाल दो। इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। आप बताइए ना, आप बताइए ना, निकाल दो। बहुत बड़े विद्वान हैं आप। कांग्रेस ने सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम क्रांतिकारी नहीं हैं। एक मिनट अली जी, प्लीज एक मिनट, प्लीज मुद्दे पर आइए। जैन साहब रुकिए एक मिनट, जैन साहब एक देश मिनट, को बांट दिया सत्ता के लिए। जैन साहब प्लीज एक मिनट रुकिए। नेहरू जी ने देश को बांट दिया। जैन साहब रुकिए क्या किया ना, आपने देश के लिए? जैन साहब देश के सबसे बड़े गद्दार है आप लोग। जैन साहब रुकिए तो सही सर, एक मिनट। ये बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, पूरे देश में यही तो जो चल रहा है, लेकिन एक विषय और है, उस पर चर्चा कहीं नहीं हो रही। वो चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 4 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई। मेरी बात समझ रहे हैं सर? अक्टूबर में लगभग 2.5% थोक महंगाई दर बढ़ी। सब्जियों और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। फलों के दाम करीब 8.5% बढ़ गए। दाल और अनाज की कीमतें 7.5% तक बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, 4 महीने में थोक महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पर। यह कोई मुद्दा नहीं है ना? अब बोलिए बटेंगे इसको कटेंगे। मुद्दा क्यों नहीं बना रहा है? अच्छा, इसको मुद्दा विपक्ष क्यों नहीं बना रहा है? विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा? आपने मुद्दा साहब इनकी एक तारीफ पहली आपने बात नहीं की। दूसरी बात इनके ये सरकार में ये कटौती बढ़ने की बात सबसे ज्यादा हुआ है। अली साहब, मैं प्लीज इस तरह की चर्चा नहीं करता। प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट। अगर ये जैन साहब, कटोगे बटोगे पे इनको आपत्ति है। इनको आपत्ति क्यों है? ये मुसलमानों की जात बताते हैं, ये वहाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। नहीं ये क्या मैं है? अभी सिर्फ ये हिंदू जात मुसलमान बताते नहीं, क्या? एक मिनट रुकिए ना नहीं जैन साहब, बताते। जैन साहब रुकिए ना, ये मैं अभी केवल हिंदुओं की बात कर लेता जाति हूं क्यों बताते? सर। एक मिनट, हिंदुओं को एक बांटने की मिनट। बात जैन क्यों साहब, करते हैं? जैन साहब जाति आपको, जनगणना के नाम पर हिंदुओं को बांटने की बात क्यों करते हैं? जैन साहब हिंदुओं के एक अधिकारों की मिनट, बात मेरा क्यों मैं नहीं मुद्दे की करते? बात कर लूं। एक मिनट रुकिए ना जी। सर, एक मिनट। सब्जी मंडी जा रहे हैं आजकल की नहीं? सब्जी मंडी जाना होता है जैन साहब? बिल्कुल होता है। पता चला है कि जो लहसुन है वो लगभग 632 रुपए प्रति किलो हो गया है। बटेंगे कटेंगे। अदरक जो है वो 196, परवल जो है 129 रुपए, हरी फली 128 रुपए, शिमला मिर्च 84 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए, गाजर 80 रुपए, प्याज 75 रुपए, टमाटर 55 रुपए, खीरा 54 रुपए, भिंडी 48 रुपए। सर ये तो 50 रुपए से कुछ कम नीचे है ही नहीं। नारंगी का रेट बताइए। अरे जैन साहब चावला कुछ जी, कम है ही नहीं। हम आप कह रहे हो बटेंगे नहीं, कटेंगे, नहीं। वो हिंदू क्या खरीदे बब? अरे तो किसानों को अगर उनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ओहो, अच्छा, किसानों की आय दुगनी करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हो आप? किसानों को अगर उनकी उपज का अच्छा दाम मिला तब ये भी तो दिक्कत गजब है। थ्योरी बताई सर आपने। ये क्या फैक्ट्री बनता है क्या? जैसे जलेबी की फैक्ट्री बनती है हाँ। वैसे जलेबी की तरह फैक्ट्री बनता है क्या? प्याज, लहसुन, अदरक, ओके, भिंडी, तो ये फैक्ट्री बनता है क्या? महंगाई इसलिए बढ़ रही है अगर क्योंकि किसानों की को अच्छा आमदनी लाभ दुगनी मिल हो रहा रही है। देखिए चावला जी, हाँ, इस भिंडी पर को कोई आप चर्चा नहीं होगी। बटेंगे कटेंगे करेंगे, आप महंगाई पर बात नहीं करेंगे। भिंडी को आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं। ओहो, भिंडी तो आती है किसान के हाथ से सीधे बिकती है, क्या तो दिक्कत है? 2014 से पहले ऐसी अच्छा थ्योरी नहीं दाम- बताते थे आप? अच्छा दाम अगर किसानों को मिल रहा है तो हाँ। इसमें दिक्कत किस बात की? लेकिन जैन साहब, और रही बात 2014 से गरीबों की- पहले ऐसी थ्योरी नहीं गरीबों बताते थे को- नहीं चावला जी, गरीबों को तो हम सब चीज फ्री दे रहे हैं ना। गरीबों को तो फ्री दे ही रहे हैं। क्या जो फ्री सस्ता दे रहे में हैं वो खरीद सकते हैं, खरीदे, क्या दिक्कत है?
क्या फ्री दे रहे हैं आप? अरे भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए राशन की व्यवस्था खाद के लिए लंबी लाइन जो लगी है, देखिए आपने किसानों की। गरीबों को हमने 55 लाख आवास दिए उत्तर प्रदेश में, एक हम मिनट। घर दे रहे हैं, हम उनकी दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं, हम ये उनके लिए इलाज महंगाई करा कोई रहे मुद्दा नहीं है ना। हैं, हम उनके लिए भोजन मैं अली व्यवस्था साहब कर रहे के पास हैं। जाऊं, मनीष गुप्ता जी मुझे बेहतर तरीके से समझाएंगे, वो अर्थशास्त्री भी है। मुझे एक बात बताइए जैन साहब, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है ना, जी। बटेंगे कटेंगे सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं देखिए चावला जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महंगाई बढ़ी है और बाकी जगहों से महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा। और अगर रही बात किसानों की, किसानों को अगर उनका सर गलत होगा तो आप बताइएगा, तो उसकी जैन तारीफ साहब होनी चाहिए। आप गलत होगा तो बताइएगा। एक्सरसाइज ड्यूटी आपने 16 बार बढ़ाई। जो पेट्रोल 9 रुपए हुआ करता था, एक्सरसाइज ड्यूटी 9 रुपए हुआ करती थी, बढ़ाकर 32 रुपए किसने की? डीजल पर 3.5 रुपए थी एक्सरसाइज ड्यूटी, 31 रुपए किसने कब की? कब थी 3.5 रुपए? किसने की सर? चावला जी 31 रुपए किसने की? 3.5 रुपए कब थी? 3.5 रुपए क्या यूपीए सरकार में नहीं थी? एक्सरसाइज ड्यूटी की बात कर कितने रहा हूं परसेंट सर। थी? डीजल कितने पर परसेंट थी? 3.5 की बात मत करिए, कितने परसेंट थी? अच्छा 3.5 की बात नहीं परसेंट की करो। बात करिए ना। डीजल पर 3.5 रुपए थी कि नहीं? कितने परसेंट थी ये बताइए ना। मैं आपसे आज वही तो कितने पूछ रहा हूँ, परसेंट 3.5 रुपए थी कि नहीं? 31 रुपए किसने की? है? उसके बाद में भी चावला जी, उसके बाद में भी आज इतनी महंगाई होने के बाद में भी पिछले अगर 12 सालों से 14 सालों से वही की वही में पेट्रोल डीजल के दाम रुके तो बड़ी उपलब्धि नहीं है क्या? इतनी महंगाई होने के बाद में भी तो यानी महंगाई है अगर नहीं। आप 5%, 10%, यानी अब महंगाई जो है वो डाइन नहीं है, अब महंगाई डार्लिंग बन गई है। झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी चावला जी आज लोगों की इनकम देखिए, बेशर्मी की हद नहीं है क्या? कौन सा बेहतर आयोग आज चल रहा है? अली साहब रहेंगे, अली साहब जैन साहब कह रहे हैं आप लोग मुद्दा नहीं बना रहे हो। अगर ये मुद्दा है तो बनाइए ना आप, आपको किसने रोका? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतने सफाई से झूठ बोल रहे हैं, बेशर्मी की हद नहीं है क्या? पूछिए जैन साहब। अरे 400 रुपए मजदूरी मिल रही है किसान मजदूरों को, 400 रुपए मजदूरी है। रेट कम है, आप 50 रुपए मजदूरी देते थे, जो फेवरेट जगह है आप मजदूरी 50 रुपए देते थे, कम है, आलू का रेट कम है, भिंडी का रेट कम है। अरे जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कम करके दिखाइए, क्या है? कम करके दिखाइए, बहुत जहाँ आपकी सरकार है, आपके 20 जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कम करके दिखाइए करते हैं, हिमाचल में कम कर दीजिए, मीट का जो एक्सपोर्ट करते हैं, कम कर दीजिए, सबसे ज्यादा आपने कमाया पैसा। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कम करके गौ माता के दिखाइए। पक्ष में बोला, आपने हटा दिया। किरण रिजिजू बोलता है आई ईट बीफ, आपने कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया। अरे आप अरे बात नहीं है ये ना मुद्दा, किसी हम आपके लेके आप साथ हैं। लोग हम कांग्रेस, हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके 1000 आदमी के साथ कांग्रेस बैठ के रखे। ने वोट दिया। आप मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? अली साहब का और रहेगा। एक मिनट जैन साहब, आप अपनी बात रखिए प्लीज, एक मिनट। अली साहब, अगर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप रुकिए। लोग लगाइए बीच पे। जैन साहब का ऑडियो नीचे रहेगा, जैन साहब का ऑडियो नीचे रहेगा। मैंने बता दूं पीसीआर जैन साहब का ऑडियो नीचे करिए प्लीज। उनको डाउन कीजिए जरा, गोदी मीडिया समझ रहे हैं इसको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अली साहब, मुद्दा क्यों नहीं मुद्दों पे नहीं, हम निवारण पे काम करते हैं। इन्होंने महिला के साथ रेप करवाया, हमने उसे विधायक बनाया, विनेश फोगाट को। इन्होंने जिस काम को गलत किया, सर हमने वहाँ प्लीज, रिजल्ट दिया। अली साहब प्लीज, अली साहब जी। प्लीज, शब्दों का इस्तेमाल संयम के साथ करिए। गलत क्या है इसमें? आपने क्या- जो बोला, क्या ब्रिजभूषण आपने जो बोला देखिए, गलत, बिल्कुल गलत। क्या ब्रिजभूषण के ऊपर रेप का केस नहीं लगा था? ये गलत है। आप जिनके ऊपर कह रहे हैं, आप प्लीज, छेड़छाड़ और रेप में फर्क होता है सर। अरे छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगा था दिल्ली पुलिस। तो सर आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। पूजा जी प्लीज, पूजा जी को भी आपत्ति है। पूजा जी मैं क्या गलत आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ? नहीं, मुझे 2 बातों से आपत्ति है इनकी। बारिश में नारंगी बोला और अभी जो बोला, ये आप किसी महिला के लिए बिल्कुल ऐसे आसानी से कैसे बोल जाते हैं? आपको फिक्र नहीं आई क्या? ये आनी चाहिए। ये आप भाजपा से नहीं, हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं महिलाओं के कि साथ किसी के साथ ना जाए। अगर हुआ भी है तो आप लीजिए ना, अपराधी का नाम लीजिए ना। आपको बोलना, आपको सम्मान करना है, वो भी आपकी पार्टी से होंगे ही सांसद, तो सम्मान के साथ में बोलिए। हमारे सज्जन नेता जी जो है, चाहे कोई आम महिला हो, लेकिन प्लीज सम्मान करिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए अली जी, मेरे कार्यक्रम में प्लीज। आप पहली बार, आप काबिल प्रवक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्लीज मेरे साथ थोड़ा ये मेरे कार्यक्रम में नहीं चलता। प्लीज सर आप अपनी बात रखिए, फैक्ट्स के साथ रखिए, स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे तर्क रख रहे हैं, लेकिन
पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात को रखिए, किसी को ठेस मत पहुंचाइए प्लीज। पॉइंट तारीफ की नहीं है, पॉइंट ये है कि महिला सम्मान की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा ना किसी ने सम्मान किया ना किसी ने अधिकार दिया है, ये इतिहास गवाह है। तो फिर आप महंगाई को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे अगर ये मुद्दा है तो? महंगाई को मुद्दा हम कहां बनाए? आप ये बताइए। आप भी कटेगा और बटेगा का टीआरपी लेने के लिए आपके हर चैनल पे यही चल रहा है। महंगाई सुन कौन रहा है? एक बड़े जर्नलिस्ट ने कहा कि आप फल वितरण करेंगे तो न्यूज नहीं बनेगा, आप रक्तदान करेंगे तो खबर नहीं बनेगा, आप किसी को काटने की बात करें, कहीं मदारी कर दे, जैसे अपने अजय बिष्ट साहब मदारी करते रहते हैं पूरे देश में जाके, भीड़ लग जाती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता है। अच्छा। उन्हें रंगे हाथ, उन्हें बैरन हाथ वापस कर दिया जाता है। जिस तरह कर्नाटक से भगाया गया, इस तरह महाराष्ट्र में भी कहा। मैं महाराष्ट्र तो मनीष जी क्या मैं गलत? एक मिनट यानी ये कह रहे हैं कि मीडिया कटेगा बटेगा कर रहा है, इसलिए जो है भाई मुद्दे तो गुण हो गए। ठीक है, मैं मान गया, मैं अपनी गिरबान में भी झांक रहा हूं। अली साहब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। एक मिनट। लेकिन मनीष जी, उदाहरण के तौर पर 2014 से पहले महंगाई हुआ करती थी और बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया। जैसे कि अगर स्मृति ईरानी ने सिलेंडर उठाया तो वो खबर बन गई, और अगर प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हैं तो पूरे देश की मीडिया वो खबर बनाती है, और अगर प्रियंका गांधी वो सिलेंडर भी उठा ले तो वो भी खबर बन सकती है। नहीं मनीष जी, 25 रुपए मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैं आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं सर। रानी की बात में बता दूं, 425 रुपए का सिलेंडर उठा के वो सर आप मुद्दा बनाएंगे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अली साहब प्लीज मैंने आपको मौका दिया, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा मीडिया कसूरवार है। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी सिलेंडर उठा ले तो आज भी वो खबर बन सकती है कि नहीं बन सकती? मैं तो ज्ञान ले रहा हूं, आप लोगों की तरह इतनी बुद्धि नहीं है मेरी। एक मिनट मनीष जी। तिलक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फर्क ये है कि अगर बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो जनता को समझ आया। बीजेपी एक बार जीती, 2 बार जीती, तीसरी बार कांग्रेस ने अपने मुद्दे उठाए, जनता को लगा कि कांग्रेस की बात भी ठीक है, वो 40 से 99 पे आ गए। तो अल्टीमेटली फैसला तो जनता ने करना है। इधर ये बटोगे कटोगी की बात आ गई, उधर झारखंड में एक नेता ने कह दिया कि हम सिलेंडर सस्ता सबको देंगे, अगर घुसपैठिए होंगे उनको भी देंगे। आप समझ रहे हैं? तो कहां कटेंगे बटेंगे का मतलब यहां है जब वो घुसपैठियों को भी व्यवस्था देने को तैयार है। इरादे वही है, आदमी वही है, बस दिल में कुछ और जुबान पर कुछ, ये वाली बात है। जो आदमी क्या अगर घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देगा तो पैसा किसकी जेब से आएगा? इसीलिए योगी जी कह रहे हैं अगर बटेंगे तो कटेंगे। यहां जेब कटने की बात हो रही है, वहां धन, जनता का धन कटने की बात हो रही है, ये बात हो रही है। इस बात को कनेक्ट करिए। अली साहब नहीं कर रहे कनेक्ट, वो कह रहे नहीं आप लोग धन के आधार पे। योगी जी ने मैं महानुभव को बता दूं, योगी जी ने ये भी कहा, जहां जहां इलेक्शन वो हारे अभी, उन्होंने कहा कि आबादी के अनुसार मैं टिकट भी दूंगा और मुहर्रम में और ईद में सिलेंडर भी मुफ्त दूंगा। वहां कहां चला गया उनका कटेंगे बटेंगे? महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे कर रहे हैं और मदरसा टीचर की सैलरी बढ़ा दिया, बाकी शिक्षक की कोई अहमियत नहीं है। मनीष जी समझिए बात को, आप बात पर गहराई में जाइए। योगी जी कटेंगे बटेंगे कर रहे हैं और मुसलमानों को बुरी सैलरी दे रहे हैं। योगी जी कटेंगे बटेंगे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मदरसा टीचर की सैलरी बढ़ाई जा रही है। ये कैसा प्रेम है भाई? टीचर के प्रति ये कैसा प्रेम है? सिर्फ मुसलमानों का सैलरी बढ़ेगा, ये कैसा प्रेम है? आप मुसलमानों को दिक्कत कर रहे हैं। आप बात कर रहे, आपको बड़ी आपत्ति हुई, विनेश फोगाट के नाम पे आप लोगों को आपत्ति हुई। जब पूरे देश में निर्भया हो रहा था तब तो बड़े खुश थे आप लोग। जब रामदेव आए, जब आपके रामदेव बाबा लड़कियों के लिबास में भाग रहे थे तब तो आप लोग की आवाज नहीं निकल रही थी। तब क्या चल रहा था? पूरे देश की बेटी निर्भया हो गई थी। आज विनेश फोगाट के लिए हमदर्दी आप लोगों को नहीं है। देखिए, जब यहाँ पे बलात्कार हुआ था उस निर्भया के साथ, उसके बाद उसी अफरोज को आप लोगों ने सिलाई मशीन गिफ्ट के पैसे दिए। मनीष जी आज विषय ये नहीं है, प्लीज एक मिनट। मेरा विषय ये था कि अगर ये मुद्दा है तो विपक्ष इससे मुद्दा क्यों नहीं बना रहा, सवाल ये था बस। अली साहब ने तो सारा ठीकरा फोड़ दिया कि भैया ये मीडिया कसूरवार है इसके लिए। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा दरअसल बीजेपी का ये नारा दिल में जा रहा है लोगों को। हाँ। इस बात से कांग्रेस को हो रही है खींच
लोगों को नहीं हो रहा है, पार्टी के पास लोगों को नहीं हो रहा है, नहीं बोला तो आतंकी हो रहा है जो देश के है तो महाराष्ट्र में बड़ा फायदा है। और कोई यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी हल्के समाजवादी पार्टी का पलट देंगे। लेकिन कांग्रेस इस जाल में फंस गई है। कोई अगली बार समाजवादी पार्टी यूपीए में इनको कम सीट दे रहे अच्छा, कांग्रेस जाल में फंस गई है। एक मिनट पूजा जी, इनके हिसाब से पता नहीं कौन सा जाल है ये। एक मिनट पूजा जी, कांग्रेस और विपक्ष जाल में फंस गया है। अगर मगर किंतु परंतु देखिए, मैं तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, जो है वो है, सबके सामने है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि भाई ये नारा नफरत फैला रहा है, आपसी भाईचारा खराब कर रहा है, ये हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड जीत गए तो फिर मैं क्या मानूं? देखिए तिलक जी, ना तो ये झारखंड जीत रहे हैं और ना ही जो है महाराष्ट्र जीत रहे हैं। नहीं, अगर जीत गए तो फिर क्या माने? नहीं जीतेंगे, क्योंकि धरातल पे कार्य नहीं किए। अगर ये जीतते हैं तो मैं एक बात बिल्कुल तय कहती हूँ चावला जी, नहीं, हरियाणा में तो भाजपाइयों को भी नहीं पता था हम जीत रहे हैं, जीत गए ना। जीत आ रहा, तो अब मैं वही पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में जीत गए तो अगर वो जीत जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि विपक्ष या तो जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाया है, या तो समझा नहीं पाया उनके मुद्दों को। मैं इस बात को कतई नहीं मानती कि किसी नारे से जीत होती है। अगर नारे से जीत हो रही होती तो भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ था अयोध्या में, भाजपा कभी उत्तर प्रदेश में जो है इतनी कम सीटें नहीं पाती। अगर नारों से जीत हो रही होती चावला जी, तो मंगल सूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले चिली गुजरात क्या नहीं कहा था प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन नहीं हुई ना। उन्होंने जनता ने अपने मुद्दों पर वोट दिया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो यूपीएससी के तहत अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? वो क्या नहीं क्या जनता अपने मुद्दों पर ही नारा देता रहे? अब भी आप समाजवादी पार्टी के गीत गा रही है। एक मिनट, ये नहीं कह रही भाजपा को सत्ता भी क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन जनता ने भाजपा क्या बात कर रहे हैं? मंदिर की छत जनता ने टूटने समाजवादी लगी पार्टी और आज कह रही है ऐसी सत्ता भाजपा को मुबारक। आपको क्या लगता है कि आपने किसानों को लाइनों पे लगा के रखा हुआ है, आपने नौजवानों को लाइनों पे लगा के रखा हुआ, यहाँ पे जब महिला सम्मान की बात यहाँ पे बैठे हुए हैं, देश का भविष्य चला रही है। अरे हार है तो हार को स्वीकार करें। उतनी महिला पुलिस नहीं है और आप बैठ करके ताबीज़ें लेते सरकार की, शर्म नहीं आती? कम से कम फैक्चुअल बात तो कर लिया करिए। मैं जितनी बात करती हूँ मुख्यमंत्री की इतनी बेशर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है, माननीय प्रधानमंत्री के अंदर है। कम से कम हम सब सुना रखे ना। ये ऐसे देखिए उत्तर प्रदेश में, आप देखिए इलाहाबाद में, अगर आपको उत्तर प्रदेश में हारेंगे जीती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारेंगे के जीती है, समाजवादी पार्टी हारी है जीती है। सत्ता में कौन है? समाजवादी पार्टी है। आज चुनाव हार गए और हिंदुओं को सम्मान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तेज होती है। एक मिनट मनीष जी पूजा जी, एक मिनट आज मुसलमान अशिक्षित है, गरीब है। एक मिनट प्लीज एक मिनट पूजा जी प्लीज एक मिनट, ऑडियो नीचे रहेगा, ये ऑडियो नीचे करिए प्लीज। ऑडियो पूजा जी, जहां तक वो प्रयागराज में युवा सड़कों पर बैठे हुए, वो मुद्दा इंडिया वॉइस ने भी प्रमुखता से उठाया, ठीक, हम उठाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, जहां यह मुद्दा होगा हम इसको इस मंच से हमेशा उठाते आए हैं, उठाएंगे भी। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स, जिन आयोग के कभी अनिल यादव मुखिया हुआ करते थे, जी बिल्कुल, वो किस काबिलियत के आधार पर थे और किसके किसके रहमो करम पर थे कि कोर्ट को कहना पड़ा इस व्यक्ति को हटाओ? कुछ तो था। बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ, कुछ तो था। हाँ था ना। कुछ तो था। और जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, वो तो मंच से डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती थी और कौन करता था, वो तो अखिलेश यादव खुद मंच पे बता चुके हैं आपकी सरकार में। मैं तो नहीं बता रहा था। तो ये राजनीति है, पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के सामने कुछ और। ठीक, एक मिनट, अब
मैं फाइनल कमेंट जैन साहब का लूंगा। अली साहब प्लीज, अली साहब जिनकी कसम खाई जाती है आज भी देश में, उनके नाम पे उनकी ईमानदारी की कसम खाई जाती है, और उनके वक्त का जितना कप्तान था वही आज आईजी और वही आज कमिश्नर बन के बैठे हैं। अली साहब एक मिनट रुकिए, अभी आपने एक चीज को स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया, और आप नाम क्या ले रहे थे? अजय बिष्ट जहां जाते, अभी मैं नाम लूंगा जैन साहब, नी मायनों का, अपने पिता को अभी मैं सोनिया गांधी जी का नाम लूंगा, नी मायनों। राम की पहले क्या करती थी, क्या थी, पिता क्या करती थी पहले वो? अभी अली साहब का ऑडियो नीचे, अली साहब का ऑडियो नीचे। जैन साहब प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। जैन साहब सवाल नहीं लेना चाह रहे, गांधी का नाम नी मायनों करके लिया जाएगा। जैन साहब सवाल सोनिया गांधी नहीं है, कैसा लगेगा? सवाल राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं है। जैन साहब सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ जैन साहब का ऑडियो। जैन साहब सवाल लेना चाहेंगे? सवाल से तो नहीं भागेंगे? ठीक, सवाल मेरा आखिर में आपसे यह है कि एक दर्शक का लाइव में कमेंट आया, बोलेंगे बटेंगे कटेंगे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो कब देंगे? बिल्कुल मिलेगा, वो भी मिलेगा। और अभी हमारे जिस प्रकार से अभी हमारे कांग्रेस के साथी स्वयं कह रहे थे, नहीं कांग्रेस साथी छोड़िए, वो जनता जिनसे आपने वोट लिया वो पूछ रहे हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा? नहीं बता रहा हूँ चावला जी, मैं सिलेंडर पे बता रहा हूँ। हाँ, अभी वो कह रहे थे कि योगी जी ने कहा कि सिर्फ जो है होली और दीपावली पे ही, ईद पे भी, रमजान में भी आपको सिलेंडर मिलेगा। होली दीपावली रमजान छोड़िए, अब मेरा सवाल तो ये है कि 450 रुपए का सिलेंडर सबको जाएगा, मिल रहा है, हिंदू को भी जाएगा, मुसलमान को भी जाएगा, चाहे आवास हो चाहे राशन हो, 450 रुपए का सिलेंडर कब दोगे सर? अल्लाह बता रहे हैं कि योगी जी अन्याय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे साथ न्याय कर रहे हैं। देखिए मनीष जी, आप जैन साहब जवाब नहीं दे रहे। घंटे का डिबेट थोड़ी है, 2 में से एक बात आपको माननी पड़ेगी कि योगी जी न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। अभी सवाल पूछ रहा हूँ, सिलेंडर कब होगा? 450 आप कह रहे हो कि नहीं, देखिए जो जिनको ये खतरा दिख रहा है ना, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ चावला जी कि बटोगे कटोगे, अगर योगी जी कह रहे हैं तो जैन साहब मेरा सवाल था महंगाई, मेरा सवाल था बेरोजगारी, मेरा सवाल था वो गैस का सिलेंडर जिसे कभी आपने कहा था कि हम सस्ता कर देंगे, वो आज भी महंगा है और आपने 450 रुपए का वादा किया, वो 450 रुपए का सिलेंडर कब दोगे? वो सवाल ये था। 450 का सिलेंडर भी मिलेगा, और कांग्रेस की सरकार रहते हुए राजस्थान में जिस प्रकार से, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जैन साहब ने कहा है कि भाई मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू अली साहब, पूजा जी, गुप्ता जी और जैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।